दोस्तों आज से हमारा गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से देखो आपके पास कुल 65 के करीब में पेजेस आपके बचे हैं, 65 जो हमें करना है। धीरे धीरे वो क्लासेस कंप्लीट होगी। पैरेलली साइंस और पॉलिटी चलिए, पॉलिटी की लास्ट क्लास जो ये क्लास जाएगी आपकी, एक क्लास वो लास्ट क्लास रहेगी। पॉलिटी आपकी खत्म होगी, इधर एंशिएंट और मिडवल खत्म हो चुका है। मॉडर्न भी आपकी 5-6 क्लासेस लगेंगी, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो आज का पहला टॉपिक हमारा है वो है गांधी जी के इनिशियली जो मूवमेंट हुए हैं उन प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद से जो अगला टॉपिक है उसमें 7 क्वेश्चन के करीब में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पीजेंट जो मूवमेंट हुए हैं, किसान आंदोलन जो हुए हैं और किसान सभाओं का जो गठन किया गया है ताकि किसानों को संगठित किया जा सके। ठीक है, तो वो है टॉपिक। हम इन दोनों टॉपिक को आज करेंगे। 43 से 44 क्वेश्चन के करीब में आपकी गांधीयन इनिशियल गांधीयन मूवमेंट के बेस्ड है, 7 क्वेश्चन आपकी पीजेंट मूवमेंट के बेस्ड है। ध्यान देना, पीजेंट मूवमेंट पे मैंने क्या किया, 17 मिनट का एक वीडियो बनाया है। ठीक, 16 से 17 मिनट का। तो जितना यूपीपीएससी आयोग ने पूछा उसको तो बताया उसमें अदर कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है। ओके, उस वीडियो को आप सब जरूर देखना और वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर भी करना। देखो, मैं यूपीपीएससी आयोग में आए हुए एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, लेकिन बेटर होगा कि जब मैं गांधीयन और गांधीयन मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, यहां से आगे आपकी 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बेटर क्या होगा मेरे भाई, आप सब क्या करो, घटना चक्र का पूर्वावलोकन निकालो और गांधीयन गांधीयन मूवमेंट पढ़ लो, या फिर आपके पास कोई अच्छी बुक हो, ठीक, कोई बुक हो, जैसे जिनको भी आप अभी ट्रस्ट करते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग बुक्स खरीदने लग जाएंगे। आप गांधी और गांधी मूवमेंट्स आधा घंटा वहां से पढ़ सकते हो, बाकी चीजें समझ में आएंगी। एटलीस्ट देखो, होता क्या है कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तो मेरा समझा पाना टफ होता है। समझा पाना टफ मतलब भाई मेरे पास तो जो क्वेश्चन लिखा मुझे वो समझाना है, मैं सिलेबस तो थोड़ी बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कई जगहों पर क्या होता है, बहुत तथ्यात्मक विवरण होते हैं, ये क्या था, वो क्या था, ये घटना कहाँ हुई, वो घटना कहाँ हुई, तो उन घटनाओं का सीधा फैक्ट याद कराना पड़ता है। बाकी कॉन्सेप्चुअली कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखेंगे हम लोग बात जब गांधी जी की करते हैं तो गांधी जी 2 फेज में भारत आते हैं। हमको पता रहता कई लोग को कि भाई वो 1915 में भारत आ जाते हैं, 1915 के करीब में, लेकिन ऐसा नहीं, एक बार उन्होंने भारत में 1901 में भी आए थे। तो गांधी जी के जीवन में 2 देश बड़ा इंपॉर्टेंस रखे हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारे धर्मार्थ काम किए हैं लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वो साउदर्न अफ्रीका में, तो साउदर्न अफ्रीका में उनके 4 काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पहला क्या, वहां पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक बुक्स निकाला। ठीक है, मैगजीन थी ये इंडियन ओपिनियन। ध्यान देना, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में निकलती थी, किस किस भाषा में निकलती थी कैसे, वो हम लोग जस्ट आगे देखेंगे। वहां पे उन्होंने फिनिक्स फॉर्म का डबरन में न्यू रखी। जो अभी आप देखोगे जब क्रिकेट चल रहा था, फाइनल का मैच था, तो हमने क्या कहा कि भाई हमने इनसे बदला ले लिया, हमने इनसे बदला लिया, अब हमने साउथ अफ्रीका से क्या करना है, क्या बदला लेना है। तो एक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मजाकिया न्यूज वायरल हो रहा था कि गांधी जी को इन्होंने स्टेशन से फेंका था, हम उसका बदला लेंगे अब। तो ये जो घटना थी वो क्या थी, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था जहां से गांधी जी को फेंक दिया गया था। एक्चुअली गांधी जी क्या हुए थे, छुआछूत के, अनटचेबिलिटीज के शिकार हुए थे। गांधी जी क्या थे भाई, ब्लैक थे, काले थे, और वहां पे A1 क्लास में कौन बैठता था, गोरे बैठते थे। तो चूंकि गांधी जी ने टिकट ली थी, वो वेल ड्रेस्ड भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कहा था भाई आप मतलब A क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, आपको क्या होना है भाई, आपको जाके जनरल बोगी में बैठना होगा। तो उनको, चूंकि गांधी जी भी रिजिड इंसान थे, वो अपने जो उनकी हम लोग कह सकते हैं नियम, जो उनकी पॉलिसी, जो उनके आदर्श थे, उसमें टिके रहने वाले इंसान थे। तुमको जो करना है कर लो, तो वो लोग ढकेल देते हैं। सेवा धर्म, गांधी जी सेवा धर्म में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। देखोगे जब वो भारत भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की नींव रखेंगे। साबरमती आश्रम से वो क्या करते हैं, सेवा धर्म का काम स्टार्ट करते हैं। साबरमती आश्रम आगे नेशनल मूवमेंट का सहारा भी बनती है। जैसे मान लो जो किसान, जो मजदूर, जो महिलाएं अपना घर द्वार छोड़ के आ गई हैं कि भाई हम नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए बंदोबस्त होना चाहिए, तो वो वहां पे बंदोबस्त होना स्टार्ट हुआ। धर्मार्थ हॉस्पिटल खोला गया था रुस्तम जी के द्वारा, वहां पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो सेवा धर्म में जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखोगे गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी भारत में एक बार 1901 में आते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे एक नाम मैंने लिखा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, क्या बताओ गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, यस या नो। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले की जो विचारधाराएं थी
वो कहीं ना तो कहीं गांधी जी से क्या करते थे, मैच करते थे। ठीक है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले भी साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे। यानी आप अगर कोई उद्देश्य बना रहे हो तो उस उद्देश्य की प्राप्ति का जो साधन होना चाहिए, ठीक है, वो भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हिंसक हो, वो अहिंसक प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसमें कोई छल ना हो। ठीक है, ये साधन और साध्य की पवित्रता है। एक स्टेटमेंट भी मिलता है, हम राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक जो मार्ग है उसको नहीं अपना सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत क्या थे भैया? गांधी जी हृदय परिवर्तन पे जोर देते थे कि उनको कहते थे हमको पापी को नहीं पाप को मारना है। पाप जब पाप मारेंगे तो पापी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई कि वो बनी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी के पीछे कहा जाता है, एक कहानी मिलती है कि आफ्टर असहयोग, अगर मैं सही हूं, कि एक इंसान क्या होता है उनके ऊपर चाकू लेके पीछे पड़ जाता है जान से मारने के लिए। लेकिन आप सोचो आपके पीछे कोई चाकू लेके जान से मारने के लिए मिल जाए और आप उसका हृदय परिवर्तन करो बैठ के, तो नहीं करोगे भाई। लेकिन गांधी जी सोचो उसका भी हृदय परिवर्तन करते थे जो उनको मारने आया था। ठीक है, सर्वोदय, सबके उदय की बात गांधी जी करते हैं। तो सबके उदय की बात कौन सा प्रिंसिपल करता है? समाजवाद, सोशलिज्म करता है, समाजवाद करता है। यानी ये किसानों की बात करेगा, ये मजदूरों की बात करेगा, ये निचले वर्ग की बात करेगा। तो गांधी जी समाजवाद में भी ट्रस्ट करते थे। सत्य और अहिंसा इनके प्रमुख सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा इनके सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक थे। तो कुछ बेसिक से परिचय, अब देखो कि इन्हीं जो बेसिक सा परिचय लिखा हो ना, इसी बेसिक से परिचय से क्वेश्चन आ गया। अब देखो मैंने एक यहाँ पे देखो लिखा होगा कि सामान्य परिचय क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी का सामान्य परिचय क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो गांधी जी के बारे में क्या कह रहा है। 2010 के जीआईसी में क्वेश्चन बन क्या था। अब तो जीआईसी का पेपर यूपीएससी अपने अपर के एग्जाम में कराती है। क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो राजकोट से प्राप्त की थी, वो राजकोट से मिली थी। ठीक है, और करेंट अफेयर के का मैं पे और भी काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं वो अभी अनाउंस नहीं करूंगा। 1 तारीख को करेंट अफेयर के लिए कुछ बड़ी सौगात आपको मिलेगी। देखो मैं कुछ भी अनर्गल चीजें नहीं कराता हूं। अभी 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ा दिया हूँ, आप सब जाके जरूर देखो। जो जनवरी से जून तक की सीरीज है वो करंट अफेयर की सीरीज है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है और आप भी दे सकते हो, अपनी रिव्यूज दे सकते हो। अभी मैं एमसीक्यूज पे काम कर रहा हूँ। ठीक, वो एमसीक्यू मैं खुद ही लिख रहा हूँ। मुझे एक बार वीडियो पॉज करके मैं उस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे स्लाइड करके सीधा चला जाता हूँ। लगभग अब तक मैंने 24 के करीब में क्वेश्चंस क्रिएट लिख लिया है। ठीक है, आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को क्रिएट किया हूँ। और मैंने कोशिश की कि जो 135 प्लस टॉपिक्स मैंने इसके पहले 6 मंथ के बनाए हैं उससे इतर एमसीक्यूज तैयार किए जाए। ठीक है, तो उससे इतर एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ, बहुत धैर्य के साथ ये एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सामने करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट 100 रहेगा, मैं 6 मंथ के एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ, तो ज़्यादा ही हो सकता है 10-20। ठीक है, कम तो कोई चांस ही नहीं होने का। ठीक है, तो ये देखो आप इतने से समझ सकते हो कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूँ कि भाई मैं गया कहीं से कॉपी कर लिया, ला के पेस्ट कर दिया और वो मेरे खुद के करंट अफेयर हो गए। मैं जहाँ किसी की कॉपी करता हूँ मैं आगे बताता हूँ, मैंने इस मैगजीन से क्वेश्चन बनाया, मैंने इस मैगजीन से करंट अफेयर उठाई। जैसे अभी 6 मंथली करंट अफेयर में 3 मैगजीन का नाम लिया, मैंने उन 3 मैगजीन को मिला के घटनासार से मैंने कराया, क्रॉनिकल और दृष्टि की जो पतली वाली आती है, इन तीनों को से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो मुझे थियरी पार्ट में कराना चाहिए, वो मैंने थियरी पार्ट के ट्रेडिशनली लिंक कराते हुए करा दिया। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, मैं इसे भी कंप्लीट कराऊंगा। मार्केट से आप अपने मन से थोड़ा सा घटनासार मेरे भाई करते चलना है। ठीक है, आप आरओ के हो, आप यूपीपीएससी के हो, दोनों बंधु को करना होगा। ठीक है, और टेस्ट पे काम करो। देखो हमेशा एक बार आपको सिलेबस खत्म करना होता है, बार बार आपको सिलेबस नहीं खत्म करना होता है, आपको बार बार टेस्ट देके अपने सिलेबस का रिवीजन करना होता है। ठीक, तो आपने अगर अब तक एक बार पढ़ाई कर ली, सपोज 17 मार्च तक आपने पढ़ाई कर ली थी, बीच में भले ही आपका गैप हो गया, अब आपको रिकॉल कराना है। तो रिकॉल का तरीका क्या होता है कि अपन लोग को भाई टेस्ट देने होंगे। मार्केट से कुछ टेस्ट उठाओ, घट्टा चक्र ने 10 टेस्ट दी थी, 10 टेस्ट पीसीएस अभ्यास करा रही है। ठीक है, आप उससे जुड़ सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज आरओ यूपीपीसीएस दोनों की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डिस्काउंट भी है तो आप देख सकते हो। तो मेरे कहने में आपको देना है, आप नहीं भी हमारे यहाँ जुड़ो, किसी के यहाँ से जुड़ो, बट करो। ठीक है, बट करो। अब मैं इसको वीडियो को भी पॉज करके अपने करेंट अफेयर पे, वो ट्रेडिशनल टॉपिक पे जाता हूँ जो करा रहा था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, करमचंद्र गांधी दीवान थे। अब बताओ भाई, पहली बात तो ये, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता है। ठीक है, राष्ट्रपिता है। करमचंद्र गांधी किसने कहा, कौन थे करमचंद्र गांधी? कह रहे कि भाई ये दीवान थे। ठीक है,
अब दीवान वर्ड तो इंग्लिश और हिंदी का ऐसा तो कोई लोचा है नहीं, ठीक है। तो भैया अब ये ना कहना सर दीवान को इंग्लिश में बोल दो, कह रहा कि ये दीवान कहाँ कहाँ के थे। तो ये बहुत सारे, देखो कभी भी अगर उपर्युक्त सभी राज्यों में आए ना तो थोड़ा वहाँ पे फोकस होना होता है। हालांकि आपको पता रहे अगर कि केवल एक ही ऑप्शन चाहिए तो उस पे जाओ, ठीक। तो पोरबंदर के भी दीवान थे, राजकोट के भी दीवान थे, और वकांकर, ठीक है, वांकानेर के भी ये दीवान थे। यानी सभी लोकेशंस जो लिखे हैं गांधी जी के पिता थे, सभी जगहों के ये दीवान थे, ठीक है। अब देखो गांधी जी किसी छोटे मोटे घर के इंसान नहीं थे। गांधी जी क्या है, दीवान के लड़के हैं। इसी के लिए सोचो ब्रिटेन में जाते हैं वकील की पढ़ाई करने। आज सोचो ब्रिटेन में कौन जाता होगा वकील की पढ़ाई करने, ठीक है। उस समय गए थे, मतलब भाई फाइनेंशियली भी वीक नहीं थे, ठीक है, और मेंटली तो वीक थे नहीं। मेंटली तो मतलब किसी की औकात नहीं इनको वीक कहते, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने जब साउथ अफ्रीका में रहते थे तो महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का, जिस मैगजीन का उन्होंने प्रकाशन किया, यानी जिस मैगजीन को उन्होंने लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये याद करना है। अच्छा, इंडियन ओपिनियन से किसी और भी पर्सनालिटी का संबंध था, बताओगे क्या? कमेंट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे गुजराती, हिंदी 2, तमिल 3, अंग्रेजी 4, ठीक है। इन सभी भाषाओं में इनका प्रकाशन किया गया था। अब देखो गांधी जी गुजराती थे तो जाहिर बात उनको गुजराती आती थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका, लंदन सब जगह गए हैं तो इंग्लिश आती थी, ठीक है। गांधी जी हिंदी बहुत बढ़िया जाते थे, तभी तो वो नॉर्दर्न इंडिया से कम्युनिकेट करते थे। और समय के साथ गांधी जी ने तमिल सीख लिया, क्योंकि वो अब जो अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, तो मद्रास तो साउथ इंडियन प्रेसिडेंसी थी। तो भैया अगर अंग्रेजों के गढ़ में जाके कुछ काम करना है, यानी तमिल प्रेसिडेंसी में बेटर काम करना है, तो अपने को तमिल तो आनी पड़ेगी भाई, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में अगर काम करना है तो सिंपल सी बात है, इनको ये भी आता था। तो यानी ये दिमाग में रखना है ना। अब तो कहानी बताया हूँ कि भैया ये 4 लैंग्वेज में मैगजीन निकलती थी, ये भी आपको याद करना है। बाकी फिनिक्स फॉर्म के बारे में तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आगे क्या कर रहा है कि एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे? आदर्शवाद के। देखो गांधी जी की बातों में आपको आदर्श, जो आदर्श है वो दिखेगा, लेकिन केवल आदर्श नहीं दिखेगा। सपोज करो गांधी जी आते, पहले तो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, गांधी जी 1901 में आते हैं। उसके बाद से कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेंगे, फिर वो निकल भी जाते हैं। यानी स्वदेशी मूवमेंट का समर्थन नहीं है, लेकिन वो जब आते हैं तो क्या स्टार्ट करते हैं? स्वदेशी प्लस बहिष्कार, अपने सभी मूवमेंट में इसको इंक्लूड करते हैं। तो केवल आदर्श के नहीं है, इसे काट दो। दार्शनिक अराजकता इसका सबसे सटीक आंसर है, दार्शनिक अराजकता, ओके, सबसे सटीक आंसर है। देखो समाजवाद के समर्थक हैं, क्यों? सर्वोदय का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझा कि भाई सर्वोदय क्या ना, कि सबके उदय की बात करता है, सभी के उदय की बात करता है, ठीक। आते हम लोग, लेकिन गांधी जी वहीं जो बिजनेसमैन है उनकी मौजूदगी का भी समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि सबके बस की बात नहीं है कि कोई पैसा कमा सके, बिजनेस कर सके, ये सबकी खूबी नहीं होती, तो इनका रहना भी जरूरी है समाज में। आगे देखेंगे तीसरी बात, क्या निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या है? गांधी जी हमको क्या बताया? राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य हमको बताया कि एक आदर्श राज्य की बात करता है, जिसमें सर्वजन हिताय की बात होती है, सभी के हितों की बात, सर्वोदय की बात होती है उस साम्राज्य में, उस राज्य में, वो राम राज्य था। राम राज्य में अहिंसा की जगह नहीं थी, तो सत्य और अहिंसा ये इनके मेन टूल्स थे, ठीक है। कि भाई कि जब इसका जिस सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था, ये तो बच्चे को पता है। किसी को जाके दे दोगे कि इसका टिक क्या होगा तो मार देगा बी, यानी वो सोचेगा कि 1993 में पीसीएस बन जाता, ठीक है। कोई नहीं, 1993 में सोचो ना कि पढ़ने के लिए तो सामान ही नहीं रहा होगा, ये क्वेश्चन भी अपने आप में टफ क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? ठीक है, तो अहिंसा क्या था? सत्य और अहिंसा। सत्य यानी जो आपके लक्ष्य हैं, अगर लक्ष्य की प्राप्ति का जो मार्ग था ना, वो अहिंसा था। वो कहते थे कि किसी भी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। तो सत्य की प्राप्ति का क्या था? उद्देश्य की प्राप्ति का ये रास्ता था, ओके। ए नंबर ऑप्शन। आगे आते हैं, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये तो भाई पिछले 2-3 क्वेश्चन से स्टेटमेंट समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक, गांधी जी का एक स्टेटमेंट यहां पे देखो लिखा हुआ है, ये कभी भी इसको मेंस में यूज कर सकते हो, कि गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है, ठीक है। गांधी जी देखो समाजवाद का समर्थक थे, गांधी जी वैज्ञानिकता का विरोध क्यों करते थे? उनके कहने का मतलब था कि फॉर एग्जांपल मान लो कि भैया आप एक मशीन लेके आते हो, विज्ञान क्या करेगा भाई? मशीन का
जन्म देगा। ठीक, अब मान लो जब मशीन की खोज हो जाएगी या मशीनों का सारा जगह क्या होगा, काम की जगह मशीन ले लेंगी, तो अब क्या है कि भैया अब देखो मशीन ऐसी आ गई है कि भैया आटा, मान लो कि रोटी बनाना का, किसी कंपनी का काम रोटी बनाना था, तो अब क्या है, आटा गूंथने का काम भी खुद कर देगी, बस इसमें पानी डालना है, आटा गूंथ के जल्दी गूंथ के दे रही है। ठीक है, जो काम 60 से 70 मजदूर मिलके करते हैं उतना एक मशीन कर दे रही है और उनसे कम समय में कर दी है। ठीक, पहला काम। भैया ये खुद ही लोई भी काट दे रही है, बेल भी दे रही है खुद, सेंक भी दे रही है खुद। ठीक है, और एक जगह आके कलेक्ट भी कर दे रही है खुद। तो यानी हो क्या रहा है, 200-400 लोगों का काम अकेले कर दे रही है एक मशीन। तो मशीन को इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी जो बेरोजगारी मौजूद है या बेरोजगारी की दर जो बढ़ रही है उसका मुख्य जिम्मेदार मानते थे वो, किसको, मशीन को। इसी के लिए मशीनीकरण का वो विरोध करते थे। इनके कहना था कि हमको ज्यादा लोगों के हितों का ध्यान देना होगा और मशीन ज्यादा लोगों के हितों का के पक्ष में नहीं होती है, ये बेरोजगारी को जन्म देती है। ठीक है, ये कईयों की नौकरी खा जाती है। आगे ध्यान देंगे, कह रहे कि गांधी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सबसे अंतिम स्थान पर था। तो गांधी जी क्या थे, गांधी जी स्वदेशी भी स्वीकार करते थे और बहिष्कार भी स्वीकार करते थे। ठीक है, ध्यान देना, गांधी जी उपवास तो गांधी जी का प्राइमरी अस्त्रों में से एक था, धरना तो प्राइमरी अस्त्रों, क्यों नहीं मानेगा, बैठ जाएंगे धरने पे। अब गांधी जी जैसा पर्सनालिटी धरना पे बैठ गया, धरने से बात नहीं बनेगी तो उपवास, उससे बात नहीं बनेगी तो बहिष्कार करो, और सबसे जो था वो हड़ताल था। लास्ट इनका जो अंतिम स्थान क्या था, वो हड़ताल था। क्योंकि जब आप हड़ताल कराते हो, मान लो कि हमने आह्वान करते हैं मजदूरों से कि भाई हड़ताल कर दो, तो प्रोडक्शन नहीं बंद हो जाएगा, तो उसके भी अपने नेगेटिव इंपैक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग को भी भुगतने पड़ते हैं, मतलब जो जनता है उसको भी भुगतनी पड़ती है। तो लास्ट जो था ना, इसमें सबसे टफ ऑप्शन कौन सा है, हड़ताल। और गांधी जी जो सबसे टफ ऑप्शन होगा ना वो सबसे लास्ट में चुनेंगे। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट पकड़ो, शत्रु को पराजित करना सत्याग्रही का उद्देश्य है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, तो अहिंसा क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता है, पहले ही पढ़ दिए। सेकेंड, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भाई कि मैं जो टारगेट कर रहा हूं, जो उद्देश्य है मेरा, वो उसके सफल होने में। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष का भाव आना चाहिए, सब आदर्शात्मक वाक्य है, तो बिल्कुल सही बात है। तो गांधी जी के सत्याग्रह में एक ही स्टेटमेंट वो पढ़ते ही लग गया था कि भाई शत्रुओं को पराजित करना वो उद्देश्य नहीं मानते हैं। गांधी जी किसमें ट्रस्ट करते हैं, हृदय परिवर्तन में। इनिशियल में क्या पता कि गांधी जी हृदय परिवर्तन में ट्रस्ट करने वाले बंदे हैं। आगे मांगे अगला, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, हिंसा का, तो गरीबी का टिके रहना। ना वो गोवध को मानते हैं, ना वो मानव हत्या को मानते हैं, ना ये, वो क्या कहते हैं कि हिंसा का जो क्रूरतम रूप है, सबसे भयावह जो रूप है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, वो पॉवर्टी है, वो गरीबी है, गरीबी का टिके रहना है। क्योंकि गरीबी का दुष्चक्र का हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गांधी जी समाजवाद में ट्रस्ट करते थे। ठीक है, तो उसका आंसर आप ये भी सोच के मार सकते थे। ये पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की घटना आपको पता है, तो टिक मार दो। आगे मैंने क्या होता कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार सर्वप्रथम कांग्रेस की किस जो इनका ईयरली सेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 1901 का जो सेशन था। आप चाहो तो मुझे एक होमवर्क बता दो कि 1901 का जो सेशन था, ठीक है, जिसको हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ये सेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ओके, इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इतनी नहीं बताओ। 1907 में मैंने बताया कि कांग्रेस का डिवीजन होता है, इसकी अध्यक्षता किसने की, ठीक है। और 1916 में हमने बताया कांग्रेस का एकीकरण होता है, इसकी अध्यक्षता किसने की, ये बताओ। सेवा धर्म गांधी जी ने कहां अपनाया, तो भैया मैंने बताया कि गांधी जी ने एक क्या किया था, एक धर्मार्थ अस्पताल था जहां पे इन्होंने काम किया था, जो कि रुस्तम जी के द्वारा खोला गया था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है बोअर युद्ध, कि भाई बोअर वार चला था अंग्रेजों और जो लोकल्स थे उनके बीच में, ठीक है, बोअर युद्ध। और इसमें मतलब अंग्रेजों ने बहुत भयावह तरीके से इस युद्ध को दबाया था, बहुत सारे लोगों की इसमें जाने गई थी, बहुत सारे लोग इसमें क्या हुए थे, अपाहिज हो गए थे। उसमें जो घायल सिपाहियों का सेवा कार्य किया था बोअर युद्ध के दौरान, वो गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो सेवा धर्म को गांधी जी ने वहां पे साउथ अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों, बताया हूं आपको।
महात्मा गांधी ने कि राजनीति का क्या तात्पर्य था, ठीक है। तो राजनीति को वो टूल मानते थे। वो गांधी जी आते हैं और कांग्रेस में एक्टिव होते हैं, यानी राजनीति में वो ट्रस्ट करते हैं, राजनीति में उनका फेथ है, क्योंकि राजनीति को क्या मानते हैं, वो जन कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग मानते थे। जन कल्याण के लिए सक्रियता, एक राजनेता, बढ़िया राजनेता क्या होगा, जो जन कल्याण के लिए क्या हो, बहुत एक्टिव हो, बहुत सक्रिय हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। कुछ चीजों को अब देखो, गांधी जी कभी धर्म विहीन राजनीति की बात करेंगे, आप बस गांधी जी के प्रिंसिपल्स को दिमाग रखो। सत्य विहीन राजनीति की बात करेंगे, दो तो ऑप्शन वैसे ही काट दो, हो ही नहीं सकता है, मतलब गांधी जी की पर्सनालिटी पे वर्ड ही नहीं सूट कर रहा है, काट दो। गांधी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, गांधी जी ने राजनीति को यानी पॉलिटिक्स को की जो प्रतिमान जो स्थापित किए, ठीक है, जो प्रतिमान स्थापित किए, निम्न में से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, यानी जो इन्होंने प्रतिमान ने स्टैंडर्ड्स, जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स प्रस्तुत किए, ठीक, वो उसकी क्या क्या विशेषता, सिग्निफिकेंस, उसकी क्या सिग्निफिकेंस नहीं है। नैतिकता, अब जो क्या नैतिकता विशेषता नहीं होगी गांधी जी में, हो ही नहीं सकता है। मानवता नहीं होगी, हो ही नहीं सकता है। धर्म नहीं होगी, हो ही नहीं सकता है। इसमें एक बात लिखा, सत्ता। सत्ता एक निगेटिव टर्म्स है, ध्यान देना है। तो यही इनकी क्या होगी, ठीक है, यही इनकी मतलब विशेषता नहीं होगी। गांधी जी क्या कहते थे, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना चाहते थे, यानी वो ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि स्टेट मतलब रेगुलेटरी केवल हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। स्टेटलेस सोसाइटी की बात कर रहे थे, स्टेटलेस सोसाइटी के पक्षधर थे गांधी जी, ओके। तो सत्ता में उनकी विशेषता नहीं थी। आगे देखो, 16वां नंबर क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया। अच्छा, 16वां नंबर क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, मैंने शायद जाके करंट अफेयर बताने लगा था ना, हाँ चल भाई, वो देखो यही होता है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में ये गलती हो जाती है। अब देखो ये 16वां क्वेश्चन क्या है, मैं पहले कराने वाला था लेकिन छूट गया, करंट अफेयर बता के क्वेश्चन नंबर 1 भी आ गया। अच्छा हम लोग कोई नहीं, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, गांधी जी ने राजकोट में, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है भाई, पहले ही जाके लंदन में थोड़ी पढ़ने लगेंगे, राजकोट के रहने वाले तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पाएंगे, राजकोट में। आप इसको आंसर और भी कैसे कर सकते थे, ठीक है। इधर आओ आप लोग, गांधी जी के पिताजी कहाँ थे, राजकोट के दीवान थे, तो पिताजी जहाँ रहेंगे बच्चे वहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए क्या है, यहां से आप समझ सकते हो कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है गांधी जी की, वो यहीं होगी, यहीं हुई होगी, ओके। ये स्टेटमेंट आप ऊपर से भी सही कर सकते थे। आ जाओ, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया। गांधी जी का विवाह कह रहा है कि 13 वर्ष के, हमको पता है, हमने कई सारे जब मैरिज सुधार एक्ट लेके आए तो भी हमारे मैरिज सुधार एक्ट की बाउंड्री क्या थी, 14 वर्ष, 12 वर्ष, यही तो थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो भाई अल्पायु ही रही होगी, 13 वर्ष बिल्कुल हो सकता है, 18 वर्ष 19 वर्ष का कोई चांस नहीं है, क्योंकि भाई गांधी जी के ड्यूरेशन की बात है, उस समय की बात है, ठीक है। तो सही है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष के साथ उम्र में हो गया होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, कह रहा उन्होंने विधि की अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया। अब सोचो, जो विधि का अध्ययन इनके द्वारा किया गया, जो लॉ की पढ़ाई की गई, वो लंदन में किया गया, द इनर टेम्पल विद्यालय होगा कहीं, उसमें किया गया। तो भैया भारत में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट किया गया था, उसमें भी प्राइमरी स्कूल्स, कुछ विश्वविद्यालय की खोलने की शुरुआत की गई थी। समझना, ऐसा नहीं कि लॉ की कोई बहुत बड़ी पढ़ाई भारत में होनी स्टार्ट हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, इनके पिता का संबंध भी अंग्रेजों से बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो इनका लंदन, और पिताजी संपन्न थे भाई, दीवान थे, तो लंदन जाके पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेटमेंट सही था, स्टेटमेंट सही था। आगे कह रहा है, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो मैं बताता हूं क्या करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा पीटी में कि भाई अनटू दिस लास्ट निम्नलिखित में से किसकी बुक है, ठीक है, ध्यान देना। यह गांधी जी रस्किन से प्रभावित थे, ऐसे लिख देगा कि निम्नलिखित में से गांधी जी किसके सिद्धांतों पे प्रभावित थे। ऑप्शन ए, ठीक है, समाजवाद, ऑप्शन बी रस्किन के विचार, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे लिख देगा। तो रस्किन के बुक्स से प्रभावित है, मतलब रस्किन के विचार से प्रभावित। रस्किन अपनी बुक में क्या करेगा, अपने ही तो विचार लिखेगा। तो अनटू दिस लास्ट से वो प्रभावित है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है। तो ये चारों फैक्ट हमारे दिमाग में रहने चाहिए। आगे कह रहा है कि गांधीवादी विचारधारा किससे अच्छा दे भी दिया है, ओके। देखो रस्किन से तो अभी जस्ट हमको मिल गया,
रस्किन से तो अभी हमको जस्ट मिला है। तो गांधी जी भाई पढ़े लिखे विद्वान थे भाई, बाहर रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, तो बाहर के जो थिंकर्स हैं, ध्यान देना, बाहर के जो थिंकर्स हैं यानी आउटसाइड इंडिया के जो थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, तभी तो वो आधुनिक विचारों से प्रभावित होते हैं और उन्हीं आधुनिक विचारों से भारत को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे टॉलस्टॉय कहता था कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ठीक है, टॉलस्टॉय क्या कहते हैं कि भाई ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ट्रस्ट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, टॉलस्टॉय के विचार हो, थॉरो के विचार हो, इन सभी लोगों के जो आइडियोलॉजीज थे उनमें ट्रस्ट करते थे, उससे प्रभावित थे। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, किसने गढ़ा? महात्मा गांधी का ही था स्टेटमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्याग्रह महात्मा गांधी का वर्ड था। आते हम लोग नेक्स्ट 19वां नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से सर्वाधिक गांधी जी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? देखते हैं। तो नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए गांधी जी ने निष्क्रिय विरोध किया। अब कुछ लोग को लगेगा गांधी जी को निष्क्रिय बोला जा रहा है, नहीं मेरे भाई, विरोध निष्क्रिय। गांधी जी का क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता था अंग्रेजों को अगर आपने विरोध दबाने के ऑप्शन दे दिया ना, जैसे चोरी चोरा जो कांड, तो चोरी चोरा कांड में क्या नहीं, अंग्रेजों को अब मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया एक ऐसा प्रूफ जिसपे वो अब नहीं सोचेंगे कि बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, वृद्ध मर रहे हैं, कोई मर, मारो, केवल आंख मूंद के मारो। तो इसी के लिए गांधी जी क्या किसका सहारा लेते थे? निष्क्रिय विरोध का सहारा लेते थे। गांधी जी ने सक्रिय विरोध में केवल एक स्टेटमेंट दिया 1942 में, करो या मरो। ये अपने आप में सक्रिय विरोध का एग्जाम्पल है, और देश 4 साल में 5 साल में आजाद हो गया। ठीक है, एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की तो बिल्कुल बात नहीं है। सांप्रदायिक पंचायत के सबसे बड़े विरोधी थे। ठीक है, ध्यान देना। आते हैं हिंदुओं और राजनीतिक कार्य, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्य करने के विरोध, ऐसा तो मतलब कोई है ही नहीं यार। राजनीति को वो क्या है, जन कल्याण का मार्ग मानते थे। ठीक है, और हिंदू को राजनीतिक कार्य करने का विरोध करेंगे तो यानी उस समय फिर भारत में कोई राजनीतिक काम हो ही नहीं पाता। ठीक है, ध्यान देना, 99% भाई यही लोग थे। ठीक है, समझा? क्योंकि अच्छा, अब कुछ लोग का मन दुख सकता है कि सर 99 बोल दिए यानी आपने बाकी को 1% में कहा। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, गांधी जी जब आ रहे हैं उसके पहले 1906 में क्या हो रहा है? 1906 में आपकी मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अब इस समय तक आते आते मुस्लिमों पे पकड़ बना लिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम लीग की तरफ जा चुके हैं। इस चीज को समझना, मैंने इस कॉन्सेप्ट की वजह से स्टेटमेंट बोला है। दुखना नहीं चाहिए किसी को, मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि भाई निशान भाई ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं। ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की हिंसा में तो गांधी जी कभी नहीं ट्रस्ट कर सकते, काट दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, कभी भी वायलेंस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे गांधी जी। नेक्स्ट, अगर निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? ठीक है, तो गांधी जी क्या है, साधन और साध्य की पवित्रता में ट्रस्ट करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को इसी के लिए उन्होंने क्या बनाया था, गुरु बनाया था। ओके, तो वो थे M.K. गांधी। साधन और साध्य की पवित्रता में सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट किए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी राजनीति को जन कल्याण का मार्ग मानते थे। अब जन कल्याण का मार्ग ही अगर गलत हो जाए, ठीक है, मतलब नैतिक दृष्टि से अगर कोई गलत होगा तो जन कल्याण कर ही नहीं पाएगा। तो नैतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के लिए क्या नैतिकता उनके प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट में शामिल है, वो राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट किसका होगा? ये स्टेटमेंट होगा M.K. गांधी। बाकी लोग कुछ गलतियां हो जाएंगी तो चलता है भाई, चल इतना हो गया। ठीक है, वो कहानी नहीं है अरे गेहूं के साथ घून पिसल जा रहा है, तो थोड़ा मोड़ा अगर पॉलिसी टूट जा रहा है, मतलब घून टाइप की पॉलिसी, तो चलेगा। लेकिन गांधी जी उसको भी नहीं पीसने देने के पक्ष में थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप का जो उनका प्रिंसिपल था, ठीक है, कह कि ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है? तो उसका आंसर आपका है, ठीक है, इसकी स्थापना आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी, जब उन्होंने लॉ फर्म स्टार्ट किया था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बेस में उन्होंने लॉ फर्म जोहान्सबर्ग में स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जोहान्स, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में कौन कौन से लोकेशन गांधी जी से संबंधित है। तो जैसे अभी आप एक जोहान्सबर्ग मिल गया, अभी हमको एक मेट्रो स्टेशन का नाम मिला, तो ये टर्म्स भी ऐसे भी दे सकता है कि जोहान्सबर्ग, ठीक है, मेट्रो स्टेशन की उपयुक्त, जैसे ये दिया ना इस तरीके कि कौन से सिद्धांत गांधी जी के नहीं है, उपयुक्त गांधी जी के हैं, तो इसी तरीके से संबंधित कि गांधी जी विचारधारा से प्रभावित है। तो इसी तरह से देखता है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के से संबंधित कौन से स्थान प्रमुख है। ठीक है, 3 स्थान का नाम दे देगा, लिख देगा चौथा उपयुक्त सभी। तो ये भी दिमाग रखना है। देखो क्वेश्चन और बदल कैसे सकते हैं,
बस मैं इस चीज पे दिमाग आपका लेके जा रहा हूं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था, अब देखना, अभी जो मैं आपको समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद समझाते समय जब मैंने आपको मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया था वो यहां पे रखो। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, तो भैया अहिंसा पर हो ही सकता है। आगे आओ, वे मशीनीकरण के, कहा कि वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। डी स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान देना। तो कह रहा है, इसको समझेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट तो सही हो गया। आगे कह रहा है कि केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण का विरोधी है। ये स्टेटमेंट भी लगते ही लगा। अच्छा, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। देखो, मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये स्टेटमेंट अगर हम लोग ये कहें कि गांधी जी साइंस के डेवलपमेंट के ही पक्षधर नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। गांधी जी बस इस काम में, मतलब कि प्रोडक्शन के काम में, कि भैया यहां पे आप जाके, अब जैसे मान लो कि भाई कि मशीनीकरण ना हो, रेलवे ही ना आए, तो गांधी जी ऐसा थोड़ा था कि रेलवे के पक्षधर नहीं थे कि भाई कि बैलगाड़ी चलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं था। गांधी जी के मशीनीकरण का मतलब था उत्पादन में मशीनीकरण से संबंधित था, ठीक है। तो गांधी जी मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी सही है कि गलत है? अब समझाओ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? ओके, इसका आंसर आराम से मिल गया। तो कहने का मतलब देखो, जैसे एक स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, बारदोली सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन आया था, रिसेंट में क्वेश्चन बन गया था। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, ठीक है। जैसे आपको याद है कि गांधी जी मशीनीकरण के धूर विरोधी थे, तो बिल्कुल थे, लेकिन गांधी जी का थोड़ा क्या है ना कि जो प्रोडक्शन एरिया है, खासकर उनका विरोध वहां देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे। अब जैसे मैं बताऊं, गांधी जी बारदोली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, हम सबको पता है। बारदोली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ये हम सबको पता है। तो 2021 या 22 में की स्टेटमेंट देती है यूपीएससी कि गांधी जी ने बारदोली में भाग नहीं लिया था, भाग लिया था। सेकेंड से सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया था, और आयोग ने उस स्टेटमेंट को सही माना है। आयोग क्या कह रही है, अब आयोग की आइडियोलॉजी समझना, वो कह रही है कि भैया मैंने कहीं क्वेश्चन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की है, यानी गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग लिया था या अप्रत्यक्ष भाग लिया था कि मैंने बात नहीं बोली है। तो उनके कहने का कि बारदोली सत्याग्रह पे गांधी जी का समर्थन था, वो गए बस नहीं थे एक्टिवली वहां पे। तो स्टेटमेंट सही है, आयोग ऐसे भी स्टेटमेंट को सही मानती है। अब आप बोलोगे क्या सर ये आइडिया अपने दिमाग में रख लें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं कहूँगा भैया ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला कॉन्सेप्ट है। ये कभी कभी आपके फेवर में आ जाएगा, कभी कभी अपोजिट में आ जाएगा। अब आयोग का मनसा है भाई, वहां पे आयोग उस स्टेटमेंट को क्या मानती है, ठीक। तो आयोग ने वहां पे कहा कि भाई कि गांधी जी ने अप्रत्यक्ष तौर पे वहां पे पार्टिसिपेट किया था, प्रत्यक्ष नहीं किया था। तो स्टेटमेंट सही है, हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की तो बात ही नहीं की है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अभी आगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? गांधी जी भारत में मशीनों की पक्षधर नहीं थे, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन गांधी जी धूर विरोधी नहीं थे। गांधी जी डेवलपमेंट भाई बाहर से पढ़ के आ रहे हैं ना, तो उनको पता है कि यार मतलब मशीनीकरण जरूरी है, लेकिन मशीनीकरण समाजवाद के अगेंस्ट कितनी बार हो जाता है, वो इसके विरोधी थे, ओके। ये स्टेटमेंट हालांकि लोग सही मानेंगे, ओके। भाई यूएसए से क्या उनका संबंध है, ये तो मतलब बिना पढ़े भी काट देते, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ना बड़ा जरूरी है। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक सुधार, अब सोचो हमको क्या करना होगा, मंदिरों में प्रवेश करा दें, तो मंदिरों में प्रवेश कराने से आर्थिक सुधार तो नहीं देखने को मिलेगा, और मंदिर सुधार आंदोलन से गांधी जी संबंध थे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया गलत है। उनको सहायता प्रदान करके, ठीक है, तो ठीक है, सहायता प्रदान करने से जाहिर होते सामाजिक आर्थिक सुधार तो होगा। जैसे गांधी जी भी चरखा प्रदान करते हैं, तो सहायता ही तो है। तीसरी बात, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, चलो ये मान लेते हैं ये 50-50 हो गया, ये चांस है कि आंसर सही हो। उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, अब सोचो किसी के लिए एक बार तुम रुपए अलग करके रख दो कि भाई ये तुम्हारे लिए तुम्हारा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। पैसे से आप सामाजिक विकास कैसे करोगे, आर्थिक विकास तो कर लोगे, ठीक। हालांकि इंडिविजुअली अगर किसी का
किसी अस्पृश्य के हाथ में पैसे आ जाए तो हो सकता हो कि उनका सामाजिक विकास हो जाए, सोशल स्टेटस बढ़ जाए। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, देखो जब कुटीर उद्योग स्थापित होगा तो उनकी पूरी फैमिली को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो जाहिर बात है वो सामान बेच के उनके हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा हो जाएगा। ओके, और कुटीर उद्योग के जो प्रोडक्ट होंगे, जो उत्पाद होंगे, वो कहाँ बिकेंगे, बाहर बिकेंगे, मार्केट में बिकेंगे। तो वो क्या, वो सामाजिक बंधन है उसको कम करेगा। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल था ना वो कुटीर उद्योग था, सबसे अच्छा एग्जांपल। तो सबसे नजदीक आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गांधीयन इनोवेशन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अधिक उत्पादन से, तो भाई उत्पादन अच्छा हो तो बढ़िया है, लेकिन ध्यान देना गांधी जी क्या है, अधिक उत्पादन किससे होगा, मशीन से होगा या मैन से होगा। तो जाहिर सी बात है मैन से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, मशीन से होगा। तो यानी जब आप ये कहोगे कि गांधी जी अधिक उत्पादन से में ट्रस्ट करते थे, तो यानी गांधी जी को आप मशीनीकरण के युग में शामिल कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, गलत, क्योंकि जैसे ही आप अधिक उत्पादन जा रहे हो फिर आपका टर्म्स बदल जाएगा। और अधिक उत्पादन शोषण का भी प्रतीक है, सिंपल सी बात है भाई, इंसान अगर अधिक उत्पादन करेगा तो बिना शोषण के नहीं कर पाएगा। उपभोग के लिए उत्पादन से, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया स्टेटमेंट लग रहा है, ध्यान देना। लेकिन भाई केवल उपभोग के लिए उत्पादन करो, आगे आओ, कम निवेश से अधिक लोगों के लिए, ठीक है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो गांधी जी कहते हैं मैक्सिमम हिताय की बात करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोग के कल्याण की बात करते थे। यही कारण था कि वो मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी ज्यादा नजदीक है। आगे आते हैं, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। तो इसका अब तक इतना समझ सकते हो, ठीक है। तो नियोजित विकास, प्लानिंग डेवलपमेंट का जो विरोध किया वो गांधी जी ने किया। वस्त्रों, आगे क्या करें, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनकी साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो मैंने क्या बताया, गांधी जी शुरू में स्वदेशी के समर्थक थे, बाद में बहिष्कार के हो गए, स्व उत्पादन, और बाद में बहिष्कार के समर्थक हो गए। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या, देखो बहिष्कार की वजह से क्या होता था, बहुत सारी पॉलिसीज जो थी ना, ठीक है, जब विदेशी वस्तुओं की बर्बादी होती थी तो वो क्या करते थे, भारतीयों की स्वीकार कर लेते थे जो गोरे थे। क्यों, क्योंकि समझो वो यहाँ पे सच में थे तो एक व्यापारी, बाद में आके एक राजनीतिक बन गए, वो एक अलग की बात है। तो उनके लिए रुपया से बड़ा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो जब उनका सामान नहीं बिकेगा तो मतलब यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप हो जाएगा, मशीन का उत्पादन बंद हो जाएगा। इसके लिए बात मान लेते थे, समझौता कर लेते थे, फ्रेंडशिप। ओके, तो क्या कह रहा है, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं पर गांधी का बहिष्कार क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक क्या था, निर्मित वस्तुओं का, वहां से बनी हुई वस्तुओं का, जो वहां पे मेकिंग वहां पे हो रही है, यहां से रॉ मटेरियल जाता था, वहां पे बनता था, तैयार माल जो था वो भारत आता था, डंप कर दिया जाता था मार्केट में, लो भैया खरीदो सब लोग से सस्ता, ठीक है। तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था ब्रिटेन, और बाजार में हमारा सामान ना कोई खरीदे, बेकार ये कहते कि हम नहीं खरीदेंगे, बहिष्कार करो, तो किसी व्यापारी को सबसे बड़ा ठेस है। अच्छा, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी समर्थक नहीं थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था भैया तो वो थे ही नहीं यहाँ पे, बैंग बंग आंदोलन की बात से। निम्नलिखित सत्याग्रह में किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। तो बारदोली हुआ कब, 1920। लेकिन मैंने आपको बताया कि बारदोली के संदर्भ में एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में अगर यहीं पे कहीं स्टेटमेंट होगा, अगर इसी टॉपिक में होगा तो अभी दिख ही जाएगा, नहीं होगा तो कहीं और होगा, कर लेंगे। अगला क्या है, निम्न में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। 4 में जातविहीन अछूतों की दशा सुधारने के कठोर संघर्ष किया। ध्यान दो, सांप्रदायिक पंचायत जब से खासतौर पर दलितों के वर्ग में गया तब से गांधी जी लगातार दलित उत्थान में जुट गया, असहयोग शुरू किया, संविनय हो गया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सारे मूवमेंट स्टार्ट किया, उपयुक्त सभी सही है। ओके, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा, महान आत्मा कौन बोलेगा। तो गांधी जी क्या, रामचंद्र शुक्ला वाला मैंने आपको कौन से बताया था। गांधी जी जाते हैं, चंपारण में 3 कट्टिया व्यवस्था चल रही थी नील उत्पादन की, 3 कट्टे, हर 20 कट्टे में 3 घंटा नील का उत्पादन कंपलसरी था, इसको ब्रेक कराएंगे। ओके, इसको ब्रेक कराएंगे।
तो यहाँ पे किसानों की स्थिति सुधार करेंगे, तो इसी के लिए क्या है, इनको महात्मा वर्ड दिया जाता है। महात्मा वर्ड किया जाता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर से आइडियोलॉजिकल टकराव था इनका, लेकिन सोचो उस समय का टकराव, सोचो कि अच्छे कामों पे तारीफी, टाइटल बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया टाइटल, और बुरे काम पे विरोध। और जब विरोध होता था तो जिसका विरोध हुआ वो भी धैर्य के साथ विरोध अपना सुनता भी था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महात्मा कहा, तो ये तो हमने देख लिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, महात्मा किसने कहा तो समझ गए, राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हमको टकराव पड़ा है, त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन। बताओ हरिपुरा अधिवेशन में टकराव हुआ था या त्रिपुरी में टकराव हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया हमको पता है महात्मा गांधी के समर्थन से उनको समर्थन प्राप्त था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। ठीक है, उसकी यही रीजन है कि गांधी जी नाराज हो जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस को भी पता था कि भाई अगर गांधी जी नाराज हो गए तो वैसे भी साल भर तुम कांग्रेस में कुछ कर नहीं पाओगे, वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और उनका सपोर्ट रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसानों, मजदूरों, महिलाओं, इन पे जो अच्छी पकड़ है वो गांधी जी की है। तो हम तो वैसे भी कुछ बढ़िया नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूअसली चलाना होता बंदे का अपने योग्यता के दम पे। लेकिन ठीक है, नाराज होंगे, रिजाइन करेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, मतलब एक ऐसा इंसान जो हजारों की संख्या में सेना नहीं कर सकती, वो अकेले कर सकता है, तो माउंट बेटन ये स्टेटमेंट था। निम्नलिखित में से किसने खुले कान पर मुंह बंद कर निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वो भारत में 1 वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। गांधी जी को सुझाव कौन दे सकता है, उनका गुरु दे सकता है। तिलक जी तो भैया होम रूल मूवमेंट चला रहे हैं, जब गांधी जी आते हैं 1960 में मुलाकात हो रही है, और तिलक जी आपका 1920 में निपट जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भाई पक्के नरम दली थे, ये होंगे नहीं। गोपाल के गुरु का आदेश हो सकता है भाई कि कान खोलो और मुंह बंद करो, पहले सुनो, भारत की परिस्थितियों को जानो, सुनते ही मत बोलो। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण जाने का मौका लेगा, जाएंगे, किसानों की स्थिति वहां पे समझ गए। अहमदाबाद मिल मजदूर देखना पड़ेगा, जाएंगे, मजदूरों की स्थिति देख लिए, दोनों लोग की स्थिति में सुधार करेंगे। भारत में मैक्सिमम कौन, मजदूर और किसान। गांधी जी देवता के बनने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, हर मजदूर किसान बोलेगा अरे भाई कोई तो आया है, गजब का बंदा आया है। सब ईश्वरीय दैवत, जो दैवत्य सिद्धांत है ना, वो काम आ जाता है। अफवाह ऐसा सफल था कि गांधी जी नदी पैदल पार कर जाते हैं। ठीक है, तो बस दिक्कत हो तो गांधी जी का नाम लो, गांधी जी नदी रहे, तूफान रहे, बारिश रहे, गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है, अंग्रेज भी नहीं रोक पा रहे उनको। तो कुछ उपलब्धि मिल गई तो हो गया। हमको क्या लगता है, हमको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो काम करेंगे। गांधी जी को चंपारण छोटा प्लेटफॉर्म मिला, छोटे एरिया में काम करना था, लेकिन काम करके कहां तक निकल गया। उनके साथ वहां जो लोग काम किए वो भी बहुत आगे निकल गए। तो गांधी जी ने, सच ये है कि बहुत बड़े बड़े नेतृत्व को जन्म भी दिया, अच्छे खासे लीडरशिप को भारतीय राजनीति की सबसे टॉप पोजीशन दिलवाई। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई गांधी जी लखनऊ में दिखाई पड़े थे 1960 में, वहां क्या पता दिया हो। नहीं, गांधी जी वाराणसी का में जब बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पहुंचे थे, वहां उन्होंने अपना भाषण दिया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी ने अपने सीएसएफ का एग्जाम या कुछ तो एक ऐसा एग्जाम था जहाँ पे ये क्वेश्चन, सीएसएफ का एग्जाम और एक ईपीएफओ के एग्जाम में दिया था। ठीक है, आगे गांधी जी ने मधुआ मजदूरों को मुक्त करने का अभियान कहाँ से स्टार्ट किया, गोरखपुर, तो भाई इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो बधुआ मजदूरी के लिए को समाप्त करने के लिए, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया। तो अब देखो यार, इसका एग्जैक्ट आंसर ये कलकत्ता, पटना और मुंबई तो नहीं होना। जैसे गांधी जी की जो इनिशियली जैसे हम लोग 3/20 पे कंपलसरी खेती करनी थी। ठीक है, इसको आप मतलब समझ सकते हो। जैसे बधुआ मजदूर कहाँ कहाँ थे, नील की खेती में थे, चाय बाग थे, वहाँ पे थे। तो गांधी जी का अब ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन क्या ना, न तिनकटिया का कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, न तिनकटिया का लिखा है, न अहमदाबाद वाला लिखा है, तो आंसर इसका सटीक नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया था। चंपारण संघर्ष में किन्होंने गांधी जी का साथ दिया, तो भैया गांधी जी का राजेंद्र बाबू ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। हालांकि अनुग्रह नारायण सिन्हा जब फिर चंपारण कमेटी बनी थी तो उसमें शामिल नहीं थे, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना। अब देखना, आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है, महादेव देसाई, ठीक है, एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, ठीक है, ये सभी लोग क्या है, शामिल थे।
जिन्होंने गांधी जी का सहयोगी थे चंपारण में तिनकटिया को खत्म करने में। लेकिन जब इसकी विरोध, मतलब जब अंग्रेज बोलेंगे ठीक है हम चंपारण जांच कमेटी बैठाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से शामिल थे? गांधी जी को शामिल किया गया था। ओके, जितनी बड़ी पर्सनालिटी आप देख रहे हो, न राजेंद्र बाबू शामिल थे उस कमेटी में, न जीवी कृपलानी जी शामिल थे, न महादेव देसाई जी शामिल थे, न अनुग्रह नारायण सिन्हा जी शामिल थे, ठीक है, देखना महात्मा गांधी, ओके, डीजे रीड, एलसी अदामी, राजा हरविलास नारायण सिंह, ठीक है, ये पर्सनालिटी शामिल थे। और इसके सचिव कौन थे इस कमेटी के? तो टेन्नार। ये भाई कमेटी में कभी भी भारतीय ही केवल थोड़ी शामिल किए जाएंगे, फिर तो फैसला आ गया, क्या आना था पहले से ही आ गया। तो अंग्रेज कोशिश करते थे भाई कि हमारी मेजॉरिटी रहे, हमारे लोगों की मेजॉरिटी रहे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया, तो चंपारण, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण के संदर्भ में सही नहीं है? तो कह रहा है यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर, तो चंपारण एक क्षेत्रीय आंदोलन था, हम सबको पता है। अच्छा, बाकी सही है। सही क्या है? किसानों से जुड़ा था, तिनकटिया था, जेबी कृपलानी और राजेंद्र बाबू ने सपोर्ट किया था, ये दोनों लोग, लेकिन कृषि जांच समिति में शामिल नहीं थे। आगे, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो एन.जी. रंगा ने विरोध किया। अभी एन.जी. रंगा, ध्यान देना, एन.जी. रंगा को आप देखोगे जब किसान मूवमेंट हुआ, मैंने पढ़ाया है किसान मूवमेंट में, वहाँ पे इन्होंने एक किसान सभा की स्थापना भी की थी। और जो कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा या किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उसके पहले सचिव भी यही थे और बाद में अध्यक्षता भी इन्होंने की है एन.जी. रंगा ने। वायकोम सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, अनटचेबिलिटी और जो कास्टिज्म के भेदभाव हैं, तो बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। अच्छा, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पे मुझे एक सुधार करनी होगी, ठीक है, एक सुधार मुझे करना होगा, ठीक। जैसे मैंने बारदोली पढ़ाते समय ना, ये स्टेटमेंट मैंने बारदोली के संदर्भ में दे दिया था, ये सुधार कर लेना आप लोग। जो लोग लास्ट तक क्लासेस नहीं देखे होंगे, मैं कल की क्लास में इसको पहले सुधार कराऊंगा, ठीक है। ये वायकोम सत्याग्रह के बारे में बात था, मेरी मुंह से बारदोली सत्याग्रह के बारे में निकल गया था। ओके, देखो, महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो वायकोम सत्याग्रह में केरल के वाले बेल्ट पे था, त्रावणकोर में। गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह को समर्थन दिया था, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, ये स्टेटमेंट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ था यार, वो एक गलती निकल गई वहाँ से। तो वो यहाँ तो जो क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, वो तो सुधार कर लेना, ठीक है। बाकी कल की क्लास में मैं इनिशियली सुधार कराऊंगा, ताकि जो बच्चे पूरी क्लास नहीं देखेंगे वो कहीं गलती ना कर बैठे। ओके, कोई नहीं, आगे गांधी जी ने मंदिर करा निम्नलिखित किस कारागार को गांधी जी ने, जो जहाँ पे मंदिर में क्या होता है भाई, बढ़िया बढ़िया काम होता है, जन कल्याण का काम होता है, ठीक है, समाज को एकजुट सशक्त बनाने का काम होता है, तो वो काम यरौदा जेल में होता है। गांधी जी इसी जेल में सर्वाधिक रहे, सारे बहुत बड़े बड़े निर्णय यहाँ पे उन्होंने लिए हैं, ठीक है, क्रांतिकारियों के यहाँ से लेटर लिखे हैं, तो ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो मजदूरों, यहाँ पे चूंकि चंपारण है नहीं, तो अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट, ठीक है, प्लेग जो बोनस था वो याद करो। करा कि निम्नलिखित कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष 1918 का, ठीक है। प्लेग बोनस यहाँ पे दिलवाना था, मजदूरों को 35% प्लेग बोनस बनाना था। बाद में गांधी जी की इस बात को मान लिया गया, गांधी जी ने आमरण अनशन तोड़ दिया। अब देखो यहाँ तक हमने कितना क्वेश्चन कर लिया भाई, 46 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैंने अभी इस पे वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया है, ठीक है, मतलब 15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा एरियाज को कवर किया है, ठीक, तो वो देख जाना। 15 मिनट का वीडियो है, थियरी बेस्ड में ये सारे क्वेश्चन को उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है, कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब हमारा कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। आज हमने फिर कितना कर लिया टॉपिक, आप देखोगे 179 पेज, यहाँ पे 178 एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज हमने कंप्लीट किया, 5 पेज, 6 पेजेस, 7 पेज आज हमने पढ़ा है, ठीक है, हाँ 7 पेजेस आज हमने, अराउंड 7 पेजेस हमने कंप्लीट किया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।